नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो दिल्ली से निकल कर के सामने आती है। ये सच्ची घटना आपके दिल को एक बार झकझोर करके रख देगी। आप सुनेंगे तो वाक़ई आपको एक बार किसी पर से भी भरोसा उठ सकता है। जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, कहीं न कहीं आपका भरोसा उस पे से भी उठ जाएगा। क्योंकि ये सच्ची घटना ही ऐसी है, क्योंकि इसमें भरोसे का एक तरह से कह लें कि खून किया गया है। और ये भरोसा ही एकमात्र ऐसा है जो हर रिश्ते को बनाए हुए रखता है। तो चलिए इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं, और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने कमेंट किया है उनका नाम इस कहानी, इस सच्ची घटना के लास्ट में लूँगा। और आप भी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप भी हमारे इस परिवार में जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आपका अपने इस पूरे जो ये क्राइम संदेश जो परिवार है, इस परिवार के साथ मैं साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विजय। विजय अपने घर से अपने स्थिति को देखते हुए उसको सुधारने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाता है, और वहाँ पर जा कर के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। ये जा कर के वहाँ से 9 टू 9 यानी कि 12 घंटे की जॉब हुआ करती थी। अपने दोस्त के कमरे पे रहा करता था, और वहीं से जा कर के कंपनी आता-जाता धीरे-धीरे अपना गुज़ारा कर रहा था। लेकिन आखिर दूसरे के रूम पर कोई कितना भी दिन रहेगा। लगभग जब जो विजय है 6 महीने करीब रह लेता है, उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, तो वो सोचता है कि वो क्यों ना वो एक अपना अलग से कमरा ले ले और वहीं पर वो रहने लगे। अब वो आस-पड़ोस की जो कॉलोनी होती है, उसी कॉलोनी में पता करने लगता है कि उसे कहीं कोई किराए का कमरा मिल जाए। और जहाँ पर वो लड़का रहता है, वहाँ से महज़ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी लगती है, चंद्रनगर कॉलोनी, दिल्ली में ही। उसी कॉलोनी में एक घर होता है, जिस घर की जो मालकिन होती है, जिनका नाम होता है साधना सिंह। साधना देवी जो होती है, वो घर में 2 मंजिला मकान होता है। घर में वो अकेले ही रहती थी, चूँकि उसकी एक लड़की होती है, जिसकी शादी वो कर दी रहती है पहले से ही, और उसका कोई लड़का नहीं होता है, और वो अकेले ही उस घर में, पूरे घर में रहा करती थी। अब जब विजय वहाँ पर जाता है, किराए पर कमरा पूछता है, तो जो साधना होती है वो कहती है कि हाँ, हमारे यहाँ रूम तो है, मिल जाएगा। और कैसे रहते हो, क्या करते हो? तो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ और यहीं पर रहता हूँ, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। विजय की बातों को, विजय के व्यवहार को देख कर के जो साधना होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि चलो एक बढ़िया लड़का है। साधना जिसकी उम्र यही कोई लगभग 47-48 साल के करीब थी। साधना जितनी उसकी उम्र थी, लेकिन वो लग नहीं रहा था कि उतनी, ऐसा लग रहा था कि लगभग वो 35 या 40 साल की औरत है, क्योंकि उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर रखा था। अब इधर साधना से किराए की बात हो जाती है, और किराया भी फिक्स हो जाता है, और जो विजय है आकर के ऊपर वाली एक मंजिल होती है, उसी में कमरा होता है, और उसी कमरे को विजय पसंद करता है और उसी कमरे को वो ले भी लेता है। अब धीरे-धीरे वक़्त और आगे बढ़ने लगता है। जब भी वो ड्यूटी से वापस आता, तो अपनी जो उसकी मकान मालकिन थी, यानी साधना जो थी, वो देखती कि लड़का ड्यूटी से आता है, फिर खाना बनाता है, खाता है, तो उसको बड़ा ही दया आती थी। तो कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे जब वक़्त और आगे बढ़ जाता है, इन दोनों के बीच में बात-विचार होना, जैसे कि वो कहाँ का रहने वाला है, कस एक-दूसरे को वो सोचते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं, और ऐसे ही वक़्त और आगे बढ़ने लगता है। तो जो साधना होती है, वो कहती है कि बेटा देखो, तुम एक काम करो कि तुम खाना मत बनाया करो, खाना मैं ही बना दिया करूँगी। तुम आया करोगे तो हम लोग साथ में बैठ कर के खा लिया करेंगे, क्योंकि 2 ही लोग जब हैं घर में, तो तुम्हें भी आसानी रहेगी, हमें भी आसानी रहेगी। ये बात जब विजय सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अब इससे ज़्यादा बढ़िया बात मुझे क्या हो सकती है, और इसीलिए वो कहता है कि ठीक है। अब जब भी वो ड्यूटी से वापस आता, तो फिर जो भी सब्ज़ी वग़ैरह होता था वो लेकर के आता था, देता था। अब धीरे-धीरे इन लोगों के बीच में बात-विचार होने लगता है, और बात-विचार इस हद तक बढ़ जाता है कि ये दोनों एक-दूसरे के
लगभग लगभग साथ रहने लगे थे। अब विजय जो था वो ऊपर कम रहता था, नीचे ही रहता था और इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। विजय का व्यवहार साधना को पसंद आता है और कहीं न कहीं साधना और विजय दोनों एक-दूसरे को चाहने लगे थे। दोनों एक-दूसरे से बातें करते, घंटों वक़्त गुज़ारते थे, खाना साथ में खाते थे और कहीं न कहीं अब एक-दूसरे के करीब आ चुके थे। अब वक़्त और आगे बढ़ता है तो जो विजय है, साधना है, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं कि दोनों अब एक-दूसरे के साथ वैसे रहने लगते हैं जैसे एक पति-पत्नी रहते हैं। क्योंकि दोनों एक-दूसरे से बेहद बेइंतहा प्रेम करने लगे थे। दोनों एक-दूसरे के साथ अब एक ही कमरे में सोना, बैठना, खाना सब कुछ करना एक ही कमरे में हो गया था। अब चूँकि साधना विजय से प्रेम करती थी, प्यार करती थी, तो इस वजह से वो साधना उससे पैसे भी नहीं लेती थी। अब विजय के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात हो चुकी थी कि अब उसको ना ही पैसे देने हैं, बल्कि साधना उसको बदले में पैसे भी दे दिया करती थी, चूँकि साधना के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे। दिल्ली जैसे शहर में घर था, तो पैसे-रुपए की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि उसका पति तो बहुत पहले ही रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ कर के चला गया था। एक ही लड़की थी, लड़की जो थी उसकी शादी उसने बड़े ही धूमधाम से और अच्छे घर में कर दी थी। तो लड़की जो है वो अपने घर पे रहा करती थी, कभी-कभार बात हुआ करती थी। लड़की उसे सुबह-शाम फ़ोन किया करती थी, तो उन दोनों के बीच में बात हो जाया करती थी। अब जो विजय है, अब इन दोनों के बीच जब प्रेम गहरा था, दोनों एक-दूसरे के साथ बाहर जाया करते थे, कभी कहीं जाते, कभी गोवा जाते, कभी मनाली जाते, ऐसी-ऐसी बढ़िया-बढ़िया जगहों पे जो साधना है उसको लेकर के जाती और उसको वो पैसे-रुपए भी दिया करती थी। साथ ही साथ जो विजय है, विजय के जो घर वाले हैं, वो भी उसको उतना प्रेशर नहीं देते थे कि हाँ, तुम पैसे भेजे ही मुझे। अब विजय जो भी कमाता था वो वहीं पे उड़ाता था, थोड़ा बहुत पैसा वो घर पे भेज देता था। इससे परिवार वाले भी उसके खुश रहा करते थे। दरअसल जो विजय था, विजय के घर में माँ थी, उसके पिता थे और उसकी एक छोटी बहन थी। विजय के पास टोटल लगभग यही कोई 4 बीघे ज़मीन थी और उसी में उसके पिता खेती-बाड़ी करके गुज़ारा किया करते थे। अब इधर विजय जब वहाँ पे रहता है तब तक एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दिव्या, उसकी भी एंट्री वहाँ पर होती है। वो भी किराए पे कमरा माँगती है। तो जो साधना होती है उसको भी भाई किराएदार की ज़रूरत थी ही, तो वो जो साधना थी वो दिव्या को किराए पे एक कमरा दे देती है, ऊपर का ही। अब जो दिव्या थी, दिव्या से रहने लगती है वहीं पर, वो भी अपना जॉब करती थी, जो भी पढ़ाई-लिखाई करती थी। करने के बाद जब आती थी तो एक ही जब छत के नीचे रहना था तो फिर इन दोनों के सबसे बात-विचार होने लगता है। और कहीं न कहीं अब जो दिव्या थी, अब विजय से उसकी बातचीत होने लगती थी और कहीं न कहीं अब जो विजय था, वो दिव्या की ओर खींचता चला जा रहा था। दरअसल जब दिव्या से बातचीत होती है तो दिव्या उससे पूछती है कि तुम करते क्या हो? तो वो कहता है कि वो एक सीबीआई ऑफ़िसर है और वो एक यहाँ पर किसी एक मिशन पे आया है। मिशन को सीक्रेट रखना है, ये मिशन के बारे में बात तुमसे बिल्कुल कभी नहीं बता सकता। लेकिन साथ ही साथ ये भी कभी मत किसी को पता चलने देना कि मैं सीबीआई में हूँ और मैं यहाँ पर किस मकसद से आ रहा हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ। जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है। वो कहता है कि सबको यहाँ पे यही पता है कि मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, आता हूँ, रहता हूँ, बस इतना ही पता है। ये बात बस तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद बेइंतहा प्रेम करने लगा हूँ। जो दिव्या थी वो भी काफ़ी खुश रहा करती थी। जब भी मौका मिला करता था तो दिव्या और जो विजय है एक-दूसरे के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाते, एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते और ऐसे ही अब धीरे-धीरे वक़्त अब आगे बढ़ने लगा था। अब कहीं न कहीं एक ही छत के नीचे एक ही व्यक्ति की 2-2 प्रेमिकाएँ थी। एक मकान मालकिन और दूसरी वो लड़की थी, जो किराए पर रह रही थी। लेकिन ना ही ये बात दिव्या को पता थी और ना ही ये बात साधना को पता थी कि इसका उस दिव्या से अफ़ेयर चल रहा है और दिव्या को नहीं पता था कि साधना से इसका अफ़ेयर चल रहा है। चूँकि खाना-दाना नीचे ही बनता तो जो लड़का था वहीं पे खा लिया करता था, तो उससे दिव्या को कोई ऐतराज़ भी नहीं था। अब धीरे-धीरे वक़्त और आगे बढ़ता है। अब दो दिव्या और जो लड़का था विजय, दोनों एक-दूसरे से इतना बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे कि बात अब शादी तक पहुँच जाती है। दिव्या विजय से कहती है कि देखो हम तुम सोच रहे हैं कि शादी कर लें, तो जो विजय होता है वो भी कहता है कि ठीक है, चूँकि दिव्या जो थी वो अच्छे खासे घर से थी। अब जो लड़का था, अब लड़की के पास जब पैसे कम पड़ा करते थे क्योंकि वो ड्यूटी तो बहुत कम ही जाया करता था, ज़्यादातर वक़्त तो वो घर ही पे बिताता था। तो अब इसीलिए उसको जो घर वाले थे वो पैसे माँगते थे, लेकिन जो लड़का है वो कहता है कि पिताजी
उसको जर्मनी पढ़ने के लिए जाना है, ताकि उसको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा और उसी के लिए वो जाना चाहता है। अब इस बात को लेकर के जो उसका पिता होता है विजय का, जिसका नाम होता है राजनारायण, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मुझसे ले लो, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जो लड़का होता है वो कहता है कि इसमें तो लगभग 8 लाख करीब रुपए लग जाएंगे। तो वो कहते हैं विजय के पिता कि ठीक है, कोई बात नहीं। और विजय के पिता सोचिए अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जो ज़मीन थी, ज़मीन के जितने भी हिस्से थे बिकने थे, बेच करके ज़मीन को और उस लड़के को 10 लाख रुपए और दे देते हैं। कहते हैं कि उसका बेटा जाएगा जर्मनी तो पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करने के बाद उसको अच्छे खासे जब पैसे मिलने लगेंगे तो फिर वो ऐसी तो ज़मीनें बहुत खरीद लेगा। ये विजय के पिता सोचते हैं और उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनका जो लड़का है वो उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है। विजय के पास जब 10 लाख रुपए आते हैं तो फिर वो उन पैसों से अय्याशी करता है, उस लड़की को घुमाना फिराना, शॉपिंग कराना और तमाम जो पैसे थे वो अय्याशी में ही वो उड़ाने लगा था। अब धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो दिव्या थी वो बार बार विजय पे प्रेशर बना रही थी कि तुम चलो शादी कर ले। क्योंकि पैसे जब विजय के पास आए थे तो वो तमाम उसको जब शॉपिंग करवाता है तो दिव्या को भी लग जाता है कि हाँ वाकई इसके पास पैसे हैं और ये अधिकारी ही है। क्या वो बताया था उसको कि वो सीबीआई में एक बड़े ओहदे पे अधिकारी है और यही वो उस लड़की से बोला था। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। एक दिन जो दिव्या थी, दिव्या रूम पे ही थी और जो साधना थी, साधना अपनी लड़की के घर पे जाती है। और जब लड़की के घर पे जाती है तो फिर उधर अपनी लड़की के घर पे लगभग 2 दिन का वक्त था। 2 दिन तक वो अपनी लड़की के घर पे रहती है। वक्त और आगे बढ़ता है और जो विजय था वो दिव्या के साथ ही था घर पे। और वो तारीख होती है 10 सितंबर की। 10 सितंबर को जो साधना थी वो अपने लड़की के घर से वापस आती है, लेकिन जब वो घर आती है तो वो घर पे पहुंचती ही नहीं है। जब उसकी लड़की जब बार बार उसको फ़ोन करती है तो फिर उसका फ़ोन जो था वो बंद आ रहा था। तो जो दिव्या माफ़ी चाहते हैं, जो साधना की जो लड़की थी जिसका नाम होता है जानवी होता है उसका नाम। जानवी अपनी माँ के जब नंबर पे फ़ोन करती है, जब फ़ोन बंद आता है उसका तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन लगता है उसको कि चलो हो सकता है कि माँ का जो फ़ोन है वो डिस्चार्ज हो गया होगा, इसी वजह से उसकी जो माँ है वो फ़ोन नहीं उठा पा रही है या फ़ोन नहीं लग पा रहा है, ये उसने सोचा था। लेकिन लगभग जब 2 दिन का वक्त गुज़र जाता है, 2 दिन तक जाह्नवी की बात नहीं हो पाती है उसकी माँ यानी कि साधना से, तो फिर वो परेशान हो जाती है और फिर वो सीधा वहाँ अपने पति को भेजती है कि जाइए देखिए कि आखिर माँ से हमारी बात क्यों नहीं हो पा रही है, माँ फ़ोन क्यों नहीं लग पा रहा है माँ के नंबर पे, आखिर बात क्या है, फ़ोन ख़राब है या फिर अगर कोई बात हो तो आप जाइए पता लगाइए। साधना जो जाह्नवी था जो उसका पति था, जब वहाँ रितेश तो जाता है और जाने के बाद जब पता करता है तो पता चलता है जो ऊपर दिव्या थी तो वो बताती है कि जो मकान मालकिन है वो तो आई ही नहीं थी। वो तो अपनी लड़की के यहाँ गई हैं। जो रितेश होता है वो बताता है कि मैं ही उनका दामाद हूँ और वो यहाँ पर तो मेरे यहाँ से तो वो 10 तारीख को ही आ गई हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँची। अब जैसे इस बात की जानकारी उसकी लड़की को जाह्नवी को लगती है तो जाह्नवी भी परेशान हो जाती है। अब इधर मामला अफरा-तफरी का मच जाता है। भाई 2 दिन से जो साधना थी वो गायब थी, आखिर घर भी नहीं पहुँची थी। अब यही सोच कर के सभी लोग परेशान। फिर मामला पुलिस तक पहुँचता है। जो जाह्नवी थी वो और उसका जो पति रितेश था दोनों थाने पहुँचते हैं और जा कर के वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं और क्या बताते हैं कि गुमशुदगी की रिपोर्ट जब लिखवाई जाती है तो फिर पुलिस जो है वो अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अलग-अलग एंगल से जांच पड़ताल होती है। जब देखा जाता है, जब सब कुछ पता किया जाता है तो कहीं से भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। लेकिन जो पुलिस वाले थे अब जब लड़की रूम पर आते हैं, रूम पर आने के बाद जो रहने वाले उस रूम पे रहती थी दिव्या नाम जिस लड़की का था, दिव्या से पूछताछ की जाती है। पुलिस पूछती है कि आखिर इस कमरे पे इस रूम में कौन-कौन रहता है? तो जो दिव्या थी वो बताती है कि इस कमरे पे मैं रहती हूँ किराए में और मेरा जो होने वाला पति यानी कि ये नहीं बताती है कि होने वाला पति है, वो बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम विजय है वो भी रहता है और मकान मालकिन नीचे रहती हैं। अब जब ये बात पुलिस सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, तो तुम बताओ कि विजय कहाँ है? तो जो लड़की होती है वो कहती है कि साहब विजय तो 10 तारीख का ही गया हुआ है और अभी तक घर पे नहीं आया है, रूम पे भी नहीं आया है।
अब जैसे ही पुलिस ये बात जानती है कि ये बात विजय गायब है उसी दिन से, तो कहीं न कहीं उनको शक होता है और वो सीधा विजय को का जो फ़ोन है उसको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन विजय का जो फ़ोन था वो बंद आ रहा था। 2 दिन तक जो विजय का फ़ोन था वो बंद ही था। अब वो जो पुलिस थी वो भी परेशान कि आखिर बात क्या है? चूँकि जब वो आया था तो एड्रेस कोई दिया नहीं था और किसी को जानकारी थी भी नहीं कि आखिर वो है कहाँ पे। 2 दिन बाद जो विजय का फ़ोन है वो खुलता है और उसकी जो लोकेशन है, जैसे ही पुलिस को पता चलती है कि ये जो विजय है वो इस जगह पे है, तो पुलिस वहाँ पर दबिश डालने के बजाय जो वहाँ की नज़दीकी पुलिस होती है उसको फ़ोन करती है। यानी कि दिल्ली से लगभग बहुत ज़्यादा दूरी पर एक गोरखपुर शहर पड़ता है, उसी गोरखपुर ज़िले में वो लड़का जा कर के गोरखपुर के एक छोटे से गाँव में जा कर के वो अपने रिलेशन में लड़का बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, वहीं से उसकी लोकेशन थी। दिल्ली पुलिस संपर्क करती है यूपी पुलिस से और जा कर के वहाँ पर दबिश दी जाती है और उस लड़के को उठा लिया जाता है। लड़का वहाँ से उठाया जाता है, फिर वहाँ से वो सीधा दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली ला कर के उस लड़के से पूछताछ होती है, बातचीत की जाती है। पहले तो लड़का यहाँ से कहता जाता है कि साहब मैं तो अपने रिलेटिव में आया था, पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारा नंबर बंद क्यों था? तो वो कहता है साहब मेरा फ़ोन जो था वो ख़राब हो गया था, इसी वजह से मेरा फ़ोन बंद था। तो वो पूछते हैं कि बार-बार कि आखिर बात क्या है? तो कहता है तुम्हारी जो मकान मालकिन है वो मिसिंग है और जिस दिन से मिसिंग है उस दिन से तुम भी गायब हो। तो कहीं न कहीं जो बात है वो हमें समझ में नहीं आ रही है। जब पुलिस उसको लेकर के जाती है दिल्ली और वहाँ पर जा कर के जब उससे पूछा जाता है, जब उस लड़के का फ़ोन जब उठाया जाता है, निकाला चेक किया जाता है, तो उसमें उसकी मकान मालकिन यानी कि साधना का कुछ ऐसी फ़ोटो थी जिनको देखने के बाद पुलिस को तुरंत शक हो जाता है और पुलिस उस पे अब अपना जो निकलवाने का तरीका यानी कि जो थर्ड डिग्री है, वो कहीं न कहीं अब शुरू करने वाली थी। तब तक जो लड़का है वो टूट जाता है और सारी जो बातें हैं, वो बयाँ कर देता है। जो भी कहानी थी, वो पूरी बातें बताता है कि आखिर वो यहाँ से भाग करके यूपी क्यों गया था दिल्ली से और आखिर पीछे की वजह क्या थी। दरअसल जो विजय है, विजय एक पूरी कहानी ही बता देता है। दरअसल विजय बताता है कि जो लड़का है जो साधना थी, वो उससे बार-बार शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन वो साधना से प्रेम नहीं करता था। अब जब ये बात पुलिस सुनती है, तो फिर पुलिस थोड़ी-सी संकोच में आ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों? तो जो विजय है वो बताता है कि साहब जब से मैं यहाँ पर आया था, तभी से मेरा मकान मालकिन के साथ मेरा अफ़ेयर चल रहा था और हम दोनों एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच हमारे बीच आती है एक लड़की जिसका नाम होता है दिव्या और दिव्या से मैं बेइंतहा मोहब्बत करने लगता हूँ और फिर बात आती है हम लोगों की शादी की। तो दिव्या और मैं शादी करने वाले थे और जैसे ही अब शादी की बात अब मकान मालकिन को पता चलती है, तो वो हम पे गुस्सा होने लगती है, वो दबाव बनाती है कि हम उससे शादी करेंगे। लेकिन अब मामला चूँकि तूल पकड़ लिया था, अब इसी वजह से उसको रास्ते से हटाना था। जैसे ही वो अपने लड़की के घर से जब निकली थी, तो मुझे फ़ोन करती है, तो मैं उसको ला कर के घर ही पे छोड़ता हूँ और घर पे जब मैं छोड़ता हूँ, तो फिर आने के बाद हम लोगों से झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि मैंने उसको पत्थर से उसके सिर पे दे मारा जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर मैंने उसको काट दिया और काटने के बाद जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने उसको रखा कहाँ पर है? तो वो बताता है कि जो घर के अंदर का जो बेड है, उसी बेड में उसने उस लड़की औरत को डाल दिया था बोरे में भर कर के और उसमें खूब ढेर सारा नमक रखा हुआ था, जिससे उसकी बॉडी जो है वहीं उसी में गल जाएगी और गल करके ख़त्म हो जाएगी, ऐसा उसने पूरा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन जब उस कमरे को खोला जाता है तो जो उस कमरे से जो गंध थी वो इतनी तेज़ आ रही थी क्योंकि पूरे तरीके से जो दरवाज़ा था वो जो रूम था वो एसी वाला रूम था और उस रूम में पूरी तरीके से पैकिंग हुई थी ताकि बाहर के एसी वाले रूम में हवा अंदर जानी नहीं होती है, इसलिए पूरी तरीके से वो पैक था। और कहीं न कहीं जैसे दरवाज़ा खुलता है तो पूरी ज़ोर से गंध आती है और उस दरवाज़े को खोलने के बाद पुलिस जब उस बेड को खोलती है, उसमें बोरे में उस महिला की बॉडी पड़ी होती है, जिसको पुलिस अपने कब्ज़े में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पता चलता है कि इस और व्यक्ति ने बड़ी ही निर्मम तरीके से उसकी गला काट करके हत्या कर दी है।
अब पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेती है, लेकिन जैसे ये बात दिव्या को पता चलती है कि इसका हत्यारा यही है और इसी ने ऐसा किया हुआ है, तो वो बताती है कि साहब ये तो सीबीआई का ऑफिसर है, तो आप इसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये सीबीआई का अफसर नहीं है, बल्कि गाँव में एक काम करने वाला, शहर में एक काम करने वाला ये मजदूर है और ये तुम्हें धोखा दिया था। जैसे ये बात दिव्या को पता चलती है, दिव्या पूरी तरीके से टूट जाती है और जैसे ये बात विजय के पिता को पता चलती है तो वो भी पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि उसका लड़का तो बाहर जाने वाला था पढ़ने के लिए, विदेश जाने वाला था, जर्मनी जाने वाला था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। तो जो पुलिस ने सारी बातें बयां की विजय के पिता के सामने, तो उनका भी कलेजा फट गया और वो दर-दर की अब भीख मांग रहे हैं उनका बेटा जेल से छूट जाए, लेकिन चूँकि ऐसा जुर्म है कि वो जल्दी ही जेल से छूटेगा नहीं। तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति ने अपने जीवन की खुशियों को पाने के लिए दूसरे के जीवन को ही ले लिया और उस महिला ने भी जो दबाव बना रहे थे उससे शादी करने के लिए, जो विजय ने किया, क्या वो सही था? क्या वो गलत था? जो भी था, आप अपने हिसाब से अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए जो कमेंट का जो सिलसिला है उसको शुरू कर लेते हैं और जो भी भाई हमें कमेंट किए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। और जो पहले नंबर पे हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो प्रयागराज से हमारी वीडियो देखते हैं। आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आगे हैं शंकर लाल जी रतनगढ़ से, तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। जोखू पटेल जी हैं भोपाल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इन्होंने कहा है कि आप हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा। और रामचंद्र शुक्ल भी कहा है कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो मैं आपका नाम ले लिया है। और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जितने भी लोग और भी हमारे भाई हैं जो वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं उनका नाम इसी तरह पूरे सभी लोगों का नाम मैं आप लोगों से साझा करूंगा। और अगर किसी का जन्मदिन है तो उसके लिए भी हम मेरी तरफ से बधाई दी जाएगी। अगर आप अपना नाम पता अगर कमेंट करते हैं तो मैं बधाई भी देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।